हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन संबंधित बेहतरीन कंटेंट देने वाले। तो जिन बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन कराएं, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज की क्लास में हम आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले। बस आप देर से क्लास को अंत तक देखते चलेगा। और 2-3 क्लासेज में भी हम आपको एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट यहाँ पर कराने वाले। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से संबंधित, वे सभी हम आपको यहाँ पर कराने वाले। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में खालिस्तान में किया गया। ऑप्शन आपको दिया गया है टेक्सास विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछे गए। यूपी टीजीटी 2021, जीआईसी 2017, डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा शब्द प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था इसका प्रयोग? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम देश में प्रयोग हुआ। संसार के ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शैक्षिक योग्यता को जनता तक पहुंचाना था, जहां वे रहते हैं और कार्यरत है। इस प्रकार वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई, जिसका यहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना खालिस्तान का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे शिक्षण, प्रसार शिक्षा, शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। यूपी टीजीटी 2021 और टीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा किनकी शिक्षा है, तो अनपढ़ों की शिक्षा कहा जाता है, बेरोजगारों की शिक्षा कहा जाता है और ग्रामीणों की शिक्षा कहा जाता है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसार शिक्षण एक खालिस्तान विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें सामूहिक शिक्षण, अव्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण या जन शिक्षण। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण एक विधि है, तो किस प्रकार की विधि है आपको बताना है। तो यह एक व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा दो शब्द प्रसार इनके एक्सटेंशन तथा एजुकेशन से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट यानी कि बाहर और टेंसियो का अर्थ है फैलाना यानी कि विस्तृत करना। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिससे अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा विवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन आपको दिया गया ज्ञान में परिवर्तन लाना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, ये उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में परिवर्तन लाना भी है, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है और कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना भी है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाना तथा नवीन तकनीकों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य व सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें आपका यहाँ पर दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना और यहाँ पर करके सीखना आदि शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है।
ऑप्शन यहाँ पर देगा नमनीयता का, निर्भरता का, विभिन्नता का या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है, तो इसमें विशेष महत्व है नमनीयता का। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व नमनीयता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों तथा परिवेशों के अनुसार किसी प्रतिबद्ध कार्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो, उसी को लक्षित करके कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। अतः प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही होगा, नमनीयता। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसार शिक्षा का ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है, यानी कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है। ये कौन मानता है? यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। ऑप्शन आपको देंगे दहामा, पुरीत, लिगंस या कृष्णाचारी। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इम्पोर्टेंट आप लगाते हुए चलेगा। तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोग ज्ञान देने की एक विधि है, ये यहाँ पर कथन दिया गया ओपी दहामा के द्वारा। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? ऑप्शन आपको दिया एलन रिचर्ड 1895, ईवी बोरहीज 1894, डे 1892 या लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948। जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। आगे आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग ईवी बोरहीज के द्वारा 1894 में किया गया। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईवी बोरहीज ने 1894 में किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार यानी कि एक्सटेंशन, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट यानी कि बाहर और टेंसियो का अर्थ है फैलाना। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा किसी संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित ग्रामीणों, कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये शिक्षा किस किस को दी जाती है ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। और जो औपचारिक शिक्षा से वंचित ग्रामीण है उनको भी ये शिक्षा दी जाती है। और ये जीवंत पर्यंत चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे, नहीं भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन आपको देगा ध्यान आकर्षण, इच्छा, संतुष्टि या रुचि। यूपी टीजीटी 2021 और एलटी जुलाई 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान आकर्षण करना। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा के सामान्य चरण है, जिसमें पहला चरण यहाँ पर दिया गया ध्यान आकर्षण, दूसरा अभिरुचि, तीसरा इच्छा, चौथा विश्वास, पांचवा जानकारी, छठा क्रिया, सातवां संतुष्टि और आठवां यहाँ पर दिया गया मूल्यांकन। कभी कभी आपको पहला ना देकर अंतिम भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर हमारा मूल्यांकन यहाँ पर अंतिम होगा, ये भी आप नोट करते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यवर्तन के एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको देगा निर्देशात्मक लीडर, उपलब्धि अभिमुख लीडर, सहभागी लीडर या संपोषक लीडर। यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट आप इस क्वेश्चन को लगाते चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा निर्देशात्मक लीडर। तो यहाँ पर हम पहले ही ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है, तो किन किन संकल्पना का समावेश होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में आपको दिए गए विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, याददाश्त या अवरोधन। आपको सही विकल्प को चुनना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते हुए चलेगा। आपको बताने के ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है, तो किन किन संकल्पनाओं का समावेश होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विश्लेषण हमारा आंसर होगा, संश्लेषण होगा और बोध। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा।
तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स है। ऑप्शन आपको दिया गया फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, पोस्टर, अभियान या रेडियो। आपको सही विकल्प को चुनना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। पहले तो आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 2D एड्स आपसे यहाँ पर पूछे गए, तो प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्लैश कार्ड हमारा यहाँ पर होगा, फ्लिप चार्ट होगा और पोस्टर यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 2D पूछा गया तो इसके अंतर्गत यही आएंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स निम्नलिखित है, जिसमें आपका उन्मेष कार्ड यानी कि फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट और पोस्टर आदि आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किसकी यानी कि किसी महत्वपूर्ण मौलिक पर निर्भर करती है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए, उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता या उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता। आपको बताना है कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता पर यहाँ पर निर्भर करती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका प्रसार कार्य में अत्यंत महत्व है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र बहुआयामी होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि इसका कार्यक्षेत्र कैसा होता है, तो बहुआयामी होता है तथा उसका प्रत्यक्ष संपर्क लोगों से रहता है। प्रसार के अंतर्गत कार्यकर्ता को अत्यंत कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। उसे शहरी तथा ग्रामीण दोनों स्थानों पर कार्य करना पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। ऑप्शन आपको देगा परिमाणात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि, उपरोक्त 1 एवं 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से उपरोक्त दोनों यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक वृद्धि तथा परिमाणात्मक वृद्धि दोनों प्रदान करता है। वास्तव में प्रसार कार्य वे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं गरीब लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। प्रसार शब्द अंग्रेजी के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशन से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना। इसे भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम अनुभव को अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको यहाँ पर अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित आपको यहाँ पर करना है। ए यहाँ पर दिया गया वीडियो को देखना, बी यहाँ पर दिया गया प्रदर्शनी में भाग लेना, सी यहाँ पर दिया गया सहकारी कार्यशाला में भाग लेना, डी यहाँ पर दिया गया सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा डिजाइन तैयार करना और आयोजित करना, यहाँ पर ई यहाँ पर दिया गया प्रदर्शन को देखना और एफ यहाँ पर दिया गया रेडियो कार्यक्रम को सुनना। उपयुक्त विकल्प को आपको यहाँ पर चुनना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो आपको यहाँ पर घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले नंबर पे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। तो डी ऑप्शन हमारा पहले नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार आप समय भी अपना यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन तो यहाँ पर सही होगा ही। तो पहले नंबर पे यहाँ पर आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर दूसरे नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पर सहकारी यानी कि सहकारी कार्यशाला में भाग लेना। तो दूसरे नंबर पे हमारा आएगा ये। और हमारा तीसरे नंबर पे आएगा प्रदर्शन को देखना, यानी कि ई हमारा आएगा तीसरे पे प्रदर्शन को देखना। चौथा हमारा यानी कि प्रदर्शन में भाग लेना, यानी कि प्रदर्शनी में भाग लेना चौथे नंबर पे यहाँ पर आने वाला है। वही वीडियो को देखना पाँचवें नंबर पर आएगा और एफ यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आने वाला है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं डी ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने
महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुभव निम्नलिखित अधिगम अनुभव को अधिगम के घटते क्रम में इस प्रकार से है। सहयोगात्मक पाठों की रूपरेखा डिजाइन तैयार करना और आयोजित करना, फिर हमारा स्वयं कार्यशाला में भाग लेना, फिर हमारा प्रदर्शन को देखना, और यहाँ पर उसके बाद आएगा प्रदर्शनी में भाग लेना, और यहाँ पर ए फिर आएगा वीडियो को देखना, और अंत में हमारा आएगा यहाँ पर रेडियो कार्यक्रम को सुनना। तो इसे भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं लेगार्ड्स, अर्ली एडोप्टर्स, इनोवेटर्स, अर्ली मेजोरिटी। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। आरपीएससी स्कूल लेक्चर यहाँ पर 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट आप लगाते हैं चलेगा। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और तभी अपना आंसर यहाँ पर देना है। वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अग्रग्राही कहते हैं, यानी कि इनोवेटर्स कहेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें अग्रग्राही कहते हैं। यदि आप महत्वपूर्ण समस्या को हल करने में सफल होते हैं तो आपके द्वारा सम्मान किए जाने वाले साथी आपके काम को अनुभव कहेंगे और आपका यहाँ पर यानी कि इनोवेटिव यानी कि अनुभव कहेंगे, वहीं आपको एक इनोवेटर कहेंगे। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 में दिए गए प्रबंधन के उपागमों की सूची 2 में दिए गए उसके अभिलक्षणों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको प्रबंधन के उपागम दिए गए जिन्हें आपको उसके अभिलक्षणों के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया सिस्टम उपागम, क्या ये संगठन में सतत सुधार की अवस्था को इंगित करने वाली संकल्पना के साथ मैच होगा। MBO भंडारण स्थान, समय और प्रयास की लागत को बचाना। JIT उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों का समुच्चय। TQM क्या यहाँ पर मैच होगा। प्रबंधक अपने स्वयं के लक्ष्यों का निर्धारण अपने प्रतिष्ठान के वर्तमान लक्षणों के अधीन करते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टम यहाँ पर उपागम की, तो सिस्टम उपागम उद्देश्य के साथ अंतर संबंधी अंगों के समुच्चय के साथ मैच होगा। तो यहाँ पर हमारा पहले के साथ में हमारा आएगा, यहाँ पर पहले के साथ में हमारा होगा थर्ड। तो ये पहले के साथ होगा। अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा किसके साथ में मैच होगा, तो प्रबंधक अपने स्वयं के लक्ष्यों का निर्धारण अपने प्रतिष्ठान के वर्तमान लक्ष्यों के अधीन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी होगा, हमारा किसके साथ मैच होगा, तो बी हमारा होगा यहाँ पर चौथे के साथ में मैच। तो बी हमारा चौथे। सी की अगर हम यहाँ पर बात करें JIT, तो JIT हमारा भंडारण स्थान, समय और प्रयास लागत बचाना, तो हमारा इसके साथ में मैच होगा। तो सी के साथ में हमारा सेकंड आएगा। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। TQM, तो TQM किसके साथ में मैच होगा, तो TQM ये होगा यहाँ पर संगठन में सतत सुधार की अवस्था को इंगित करने वाली संकल्पना। तो यहाँ पर डी का हमारा पहला यहाँ पर होगा। तो डी का हमारा यहाँ पर पहला होगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, ये यहाँ पर ऑप्शन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3। तो ए का 3 यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर कट जाते हैं। तो अब हमारा पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ए का 3 और यहाँ पर बी का यहाँ पर क्या होगा, बी का होगा यहाँ पर 4। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इसे आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेगा। सिस्टम उपागम उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों का समुच्चय इसके साथ में मैच होगा। वहीं MBO प्रबंधक अपने स्वयं के लक्ष्यों का निर्धारण अपने प्रतिष्ठान के वर्तमान लक्ष्यों के अधीन करते हैं। JTI भंडारण स्थान, समय और प्रयास की लागत को बचाना। TQM संगठन में सतत सुधार की अवस्था को इंगित करने वाली संकल्पना के साथ मैच होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन आपको दिया गया देखकर सीखना, करके सीखना, सुनकर सीखना या पढ़कर सीखना। और आप यहाँ पर देख सकते कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। UPLT 2018, GIC 2017, GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2013, यहाँ पर 14-15 और TGT यहाँ पर 2013 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे फ्रेंड्स कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आज की क्लास में लेकर आए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना पर आधारित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और प्रसार शब्द अंग्रेजी के एक्सटेंशन, जो मैंने आपको पिछली यहाँ पर क्वेश्चन में बता ही दिया कि इसका हिंदी रूपांतर होगा एक्सटेंशन। लैटिन भाषा के टेंसियो से यहाँ पर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना। एक्स का अर्थ है आउट और बाहर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैलाती है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की एक विधि मानते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया विलंबित अभिकारक, लेगार्ड, नव प्रवर्तक या प्रारंभिक अभिकारक। यूपीएलटी जुलाई 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आपको बताना है कि नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो उसे हम यहाँ पर विलंबित अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के 5 चरण यहाँ पर दिए गए, आपको इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में आपको दिया गया मूल्यांकन, पुनर्विचार, स्थिति एवं समस्या, शिक्षण कार्य योजना या उद्देश्य समाधान। अगर आपको यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा तो मूल्यांकन आपका अंत में यहाँ पर आने वाला है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर हम पहले की देखें तो पहला हमारा आएगा, पहले हम क्या करेंगे स्थिति एवं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला हमारा आएगा स्थिति एवं समस्या। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन में आएगा हमारा यहाँ पर स्थिति एवं समस्या। दूसरा आएगा हमारा यहाँ पर उद्देश्य समाधान, तो दूसरे नंबर पे आएगा हमारा उद्देश्य समाधान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा हमारा पहले आने वाला है, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में दिया गया, तो ये इस प्रकार आपके 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट ही गए। तो 5वां हमारा दूसरे नंबर पर आने वाला है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हो, यानी कि डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले, इसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 जगह सी लिखा गया, तो ये डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो फिर भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। फिर आएगा हमारा चौथे नंबर का, यानी कि तीसरे नंबर पर आएगा हमारा चौथा, फिर आएगा हमारा यहाँ पर मूल्यांकन और अंत में आएगा हमारा पुनर्विचार करना, यानी कि मूल्यांकन हमारा अंत में आएगा, लेकिन इसके बाद में भी हमें क्या होगा करना होगा पुनर्विचार। तो हमारा अंत में आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों का सही क्रम है। पहले स्थिति एवं समस्या, उद्देश्य समाधान, शिक्षण कार्य योजना और मूल्यांकन, और उसके बाद में अंत में आएगा पुनर्विचार। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसार भारती विधेयक में है। ऑप्शन आपको दिए गए, सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाने, या इनमें से कोई नहीं। जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना प्रसार भारती विधेयक में है। आधुनिक समय में टेलीविजन प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें चित्र में दिखाई देते हैं। साथ ही यह फिल्मों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि फिल्में किसी एक निश्चित समय पर दिखाई जाती है, जबकि ये आजकल घर घर में सहज उपलब्ध है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। प्रसार शिक्षा है, ऑप्शन आपको दिया गया, पहले से निर्धारित में निश्चित पाठ्यक्रम, विषय विशेषज्ञता, सिखाने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, सिखाने वाले की रुचि पर आधारित नहीं। आपको यहाँ पर बताने की प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिखाने वाले की आवश्यकता पर निर्भर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो तीसरा ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार एवं शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। जब यह दोनों अलग अलग शब्द मिल जाते हैं तो इनका अर्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषकर आधुनिक गांव के संदर्भ में प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, तो ग्रामीण जीवन
है, क्योंकि गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु ही इस विषय का प्रतिपादन हुआ है। तो गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका प्रतिपादन किया गया, ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जर्मनी में, यूके में, यूएसए में या इजराइल में। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूके में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन के टेंसियो से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना अथवा फैलाना, तथा एक्स का अर्थ है आउट यानी कि बाहर। प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेजों की सीमाओं के बाहर फैलाई जाती है। 1873 में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयीन छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, या महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। आपको बताना है कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे। तो किस लिए प्रारंभ किए गए थे ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गए थे, ताकि किसानों को अच्छा से अच्छे प्रशिक्षण दिए जा सके, जिससे वे अच्छे फसल उगाने में सफल रहे। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलेगा। और एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। ऑप्शन आपको दिएगा, परिपत्र, प्रदर्शन, घर पर भेंट या टीवी। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, घर पर भेंट। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच की विधि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। इससे आमने सामने बातचीत का अवसर मिलता है। प्रसार की इस विधि में कृषक या गृहिणी से खेत या घर पर मिला जाता है और वही बातचीत के द्वारा बहुत सी ज्ञान की बातें बताई और सिखाई जाती है। इससे प्रसार कार्यकर्ता किसान और उसके परिवार से सीधा संपर्क बनता है। ये व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य और विशिष्ट प्रयोजनों को पूर्ण करने हेतु की जाती है। इस विधि द्वारा उसके निजी समूह की तथा संपूर्ण गांव की प्रमुख समस्याओं का पता लगाया जाता है, जैसे वहां की भूमि, सिंचाई, रोपण, प्रत्यारोपण, जल निकासी, कीड़ों से बचाव, कृषि यंत्रों आदि से संबंधित समस्याएं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए, यूजीसी, ICAR, AIWEF, CSIR। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, तो किसके द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर CSIR के द्वारा संचालित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, CSIR यानी कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होते हैं। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम शामिल होते हैं। कौन कौन से क्रम यहाँ पर शामिल होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में दिया गया, प्रशिक्षण समूह तैयार करना, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण या कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम इन्हें सही क्रम में लगाए तो पहले हमारा आएगा तीसरा, तो पहले नंबर पे आएगा हमारा तीसरा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में पहले यहाँ पर तीसरा दिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पे आएगा हमारा प्रतिभागियों का पंजीकरण। तो प्रतिभागियों का पंजीकरण ये हमारा दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि 3 के बाद हमारा चौथा यहाँ पर आने वाला है। तो 3 के बाद चौथा यहाँ पर
पहले और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारा आएगा प्रतिभागियों का परिचय, तो फिर हमारा आएगा सेकंड नंबर का, तो ये तीसरे नंबर पर हमारा आने वाला है सेकंड नंबर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये पहले ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर प्रशिक्षण समूह तैयार करना, तो फिर आएगा हमारा प्रशिक्षण समूह तैयार करना, ये चौथे नंबर पर आएगा। और लास्ट में हमारा आएगा कार्य की मॉनिटरिंग, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यपालन के सोपानों में निम्नलिखित क्रम है। पहले हमारा प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षण समूह तैयार करना और कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन आपको दिए गए 40 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में या 50 के दशक में। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना कि अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रसार शिक्षा ये प्रारंभ की गई थी 60 के दशक में। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में दूरवर्ती या प्रसार शिक्षा का आरंभ 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। उस समय भारत के केवल 4 विश्वविद्यालय इस शिक्षा में संलग्न थे। दिल्ली विश्वविद्यालय 1962, पंजाब विश्वविद्यालय 1968, मेरठ विश्वविद्यालय 1969 तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1970। तो इसमें 4 विद्यालय शामिल थे, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। कभी कभी आपका से इनका नाम भी पूछ लेगा, तो इनके नाम भी याद रखते चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाएं आपको दी गई, जिनको आपको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आएगा हमारा जागरूकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहले नंबर पे आएगा हमारा दूसरा, तो दूसरा तो हमारा यहाँ पर तीसरे ही ऑप्शन में। तो इस प्रकार आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में ही यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ पर जागरूकता दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारा आने वाला है यहाँ पर रुचि, जो हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पे यहाँ पर आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आएगा मूल्यांकन, चौथे नंबर पे आएगा हमारा जांच के लिए प्रयोग और अंत में आएगा हमारा यहाँ पर दत्तक ग्रहण। तो यहाँ पर ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, जांच के लिए प्रयोग और दत्तक ग्रहण, ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसार शिक्षा के 4 प्रमुख सिद्धांत इनमें से किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे जॉन ड्यू, रस्किन, मिल्स हार्टन, जे पॉल लिगन्स। आपको यहाँ पर बताने कि प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिए गए हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जे पॉल लिगन्स के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत जे पॉल लिगन्स द्वारा दिए गए हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा दी जाती है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का समावेश होता है। तो चौथे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भावना का सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है। ऑप्शन आपको दिए गए समझौता, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण, प्रभुत्व या एकीकरण। महत्वपूर्ण प्रश्न से भी आप लगाते चलेगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भावना का सामंजस्य का स्तर निम्नतम होता है, तो कब होता है निम्नतम, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जब एकीकरण हो। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, विल्स और गैलप 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पर विल्स और गैलप के अनुसार बताना है कि गृह विज्ञान प्रसार के शिक्षा के चरण इनके द्वारा दिए गए, तो इनका सही क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। इनके द्वारा दिए गए अभिरुचि, विश्वास, ध्यान, आकर्षण, क्रिया, आकांक्षा और संतुष्टि, इन्हें आपको सही क्रम में लगाना है। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2011, यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट भी आप लगाते चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पे हमारा आएगा यहाँ पर ध्यान आकर्षण, जो हमारा थर्ड है, ये ध्यान आकर्षण पहले नंबर पे आने वाला है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा जो ध्यान आकर्षण है
वो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपना समय भी आप यहाँ पर बचा सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आएगा अभिरुचि, उसके बाद में हमारा आएगा आकांक्षा, फिर हमारा आएगा विश्वास, फिर हमारा आएगा क्रिया और अंत में हमारा संतुष्टि यहाँ पर आने वाला है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विल्स और गैलप 1954 के अनुसार गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों को निम्नलिखित प्रकार से रखा गया है। तो ये विल्स और गैलप के अनुसार भी ये आप ध्यान रखते चलेगा। पहले इनके द्वारा ध्यान आकर्षण को रखा गया, फिर अभिरुचि, फिर आकांक्षा, फिर विश्वास, फिर क्रिया और अंत में इनके द्वारा संतुष्टि को रखा गया है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन ए, किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता उसके नेता की संलिप्तता पर निर्भर करती है। कारण, जनता की जोशीली भागीदारी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है। ऑप्शन में आपको दिया गया दोनों ए और आर गलत है, दोनों ए और आर सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है कि अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दोनों ए और आर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन आपको दे, पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने से, महिलाओं को सशक्त करने से या समाज को समर्थ बनाने से। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और फ्रेंड्स आज की क्लास के आप सभी क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आज की क्लास में हम लेकर आए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से संबंधित है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान ज्ञान और सेवा का क्षेत्र है जो पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से संबंधित है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार यह शिक्षा नारी की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों की भी संतुष्टि करता है, यथा जिज्ञासा, संशय, आत्म प्रदर्शन, रचनात्मक अभिवृत्ति, क्रियाशील आदि उपयोगिताएं हैं। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पर चरण देंगे ना, आपको क्रम में लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लगाते चलेगा। आपको प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को क्रम में व्यवस्थित आपको यहाँ पर करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर बात करें तो पहले नंबर पे हमारा आएगा यहाँ पर स्थिति। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा चौथा नंबर है वे यहाँ पर एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया दूसरे ऑप्शन में। तो आपके इस प्रकार आपके यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कट गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं दो ऑप्शन में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर। तो इसे आप यहाँ पर हटाते चलेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके यहाँ पर ऐसे ही कट गए। तो पहले दूसरे में आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फिर आएगा हमारा उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नंबर का उद्देश्य है वो हमारा दूसरे नंबर पर यहाँ पर आने वाला है। तो ये यहाँ पर पहले और दूसरे ऑप्शन में दोनों में यहाँ पर दिया गया है। फिर आएगा हमारा शिक्षण। शिक्षण हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, जो हमारा दोनों यहाँ पर शिक्षण हमारा दोनों ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। फिर आएगा हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पे आएगा हमारा मूल्यांकन। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर जो मूल्यांकन आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया, इसे आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है जो हमारा तीसरा नंबर पे यहाँ पर मूल्यांकन दिया गया है वो यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। और अंत में हमारा आएगा पुनर्विचार। तो पहले हमारा आएगा स्थिति, फिर हमारा उद्देश्य, फिर हमारा शिक्षण, फिर हमारा मूल्यांकन और उसके अंत में हमारा आएगा पुनर्विचार करना। तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो कार्मिकों में उनकी प्रयुक्त आदत, क्रियाकलाप, कौशल, ज्ञान तथा दृष्टिकोण को इस प्रकार विकसित करें कि वे अपने वर्तमान अथवा भविष्य के कार्यों को प्रभावकारी ढंग से संपादित करने के योग्य बन सके। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं: स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार करना। ये भी आप नोट करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, संतुष्टि के आधार पर झगड़ा खत्म करने के तरीकों को क्रमबद्ध करें। इनके कम से अधिक संतुष्टि आपको यहाँ पर बताना है कि इसे कम करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए कौन से यहाँ पर तरीकों को क्रमबद्ध करना है। तो इसे आप क्रमबद्ध करते ही चलिएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
पहले नंबर पे हमारा आएगा यहाँ पर प्रभुत्व, तो सेकंड हमारा पहले नंबर पे आने वाला है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हैं। ये पहला ऑप्शन तो यानी कि दूसरा ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही यहाँ पर कट जाता है। तो पहले नंबर पे आएगा हमारे यहाँ पर प्रभुत्व, फिर आएगा हमारा सेकंड नंबर वाला यानी कि स्वेच्छा से समर्पण। तो स्वेच्छा से समर्पण हमारा सेकंड नंबर पे यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो चौथे नंबर का है वो हमारा आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरे के बाद में चौथा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी कट जाता है और यहाँ पर पहला ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर समझौता। तो समझौता हमारा तीसरे नंबर पे यहाँ पर आने वाला है, जो हमारा पहला यहाँ पर चौथे ऑप्शन में ही दिया गया है। और अंत में हमारा आएगा यहाँ पर तीसरे नंबर यानी कि सेकंड नंबर का हमारा यहाँ पर आने वाले, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है हमारा एकीकरण, वो हमारा आएगा यहाँ पर अंत में। तो यहाँ पर हमारा पहले नंबर पे आएगा प्रभुत्व, दूसरे पे आएगा हमारा स्वेच्छा से समर्पण, फिर आएगा हमारा समझौता, फिर अंत में आएगा हमारा एकीकरण। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करता है, सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है, विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करता है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलेगा, आपको बताना है कि प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लक्षित समूह की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य होता है। इसमें लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पता लगाया जाता है तथा उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर कार्य किया जाता है। इस प्रकार विस्तार कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर अगली क्लास में आपको कोई और टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। प्रसार शिक्षा के बाद में हम उससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुआ है। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? ऑप्शन आपको दिया गया योजना आयोग, WHO, ICAR या FAO। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये सूचित किया गया WHO के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन, दो चरों के बीच सहसंबंध की विद्यमानता के केवल तभी विद्यमान दर्शाई जा सकती है जब विविधता है। कारण, यदि चरों में एक स्थिरांक है और कोई विविधता नहीं है तो फिर सहसंबंध गुणांक की व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। ऑप्शन में आपको देगा ए और आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य नहीं है, ए सत्य है और आर सत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 में प्रक्षेपण की प्रकृति और सूची 2 में प्रदत्त प्रक्षेपकों को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ में यहाँ पर सुमेलित करना है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण या अपारदर्शी प्रक्षेपण के साथ यहाँ पर मैच होगा। अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण टेलीविजन के साथ मैच होगा। परावर्तन प्रक्षेपण सिनेमा प्रक्षेपक के साथ मैच होगा। गैर प्रक्षेपित ओवरहेड प्रक्षेपक के साथ मैच होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर किसके साथ मैच होगा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रक्षेपक की बात करें तो ये सिनेमा प्रक्षेपक के साथ मैच होगा। तो पहले का हमारा यहाँ पर होगा 3। तो पहले का 3 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे यहाँ पर कट जाते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष प्रक्षेपक ये ओवरहेड के साथ में मैच होगा, तो यहाँ पर हमारा बी यहाँ पर चौथे के साथ मैच होगा। इस प्रकार हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है पहले का यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर चौथा। अगर हम परावर्तन प्रक्षेपण की बात करें
तो ये यहाँ पर अपारदर्शी प्रक्षेपक के साथ मैच होगा, जो हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है। वहीं गैर प्रक्षेपित, ये यहाँ पर टेलीविजन के साथ मैच होगा। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूची 1 और सूची 2 के साथ में यहाँ पर सम्मिलित किया गया प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, सिनेमा प्रक्षेपक, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, ओवरहेड प्रक्षेपक, परावर्तन प्रक्षेपण, अपारदर्शी प्रक्षेपक और गैर प्रक्षेपित, ये टेलीविजन के साथ मैच होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, खाली स्थान एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसके एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरित के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है सामूहिक चिंतन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, गोष्ठी, अभियान या क्लोकियम। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अभियान। अभियान एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरित के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अभियान यानी कि कैंपेन एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरित के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कम समय में किसी विशेष समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विशिष्ट समय पर जो गहन शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है उसे अभियान कैंपेन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग समुदाय में जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शन विधि के बाद समस्या के निदान हेतु किया जाता है। इसमें समुदाय के नायक और सभी व्यक्तियों की स्वीकृति आवश्यक है। अभियान की सफलता उसकी गति की ओर पूर्ण ध्यान देने के ऊपर निर्भर है। ये भी आप नोट करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन आपको दिया गया रसल, ड्यू, एस्मिंगर या स्वासन एवं क्लार। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गया तो ये प्रस्तुत किया गया एस्मिंगर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार में समस्या निराकरण चक्र को एस्मिंगर ने प्रस्तुत किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार के द्वारा ही विचार, अभिव्यक्ति, मत का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्रसार की समस्याओं में भाषा प्रसार का माध्यम, विशेष क्षेत्र, लिपि आदि महत्वपूर्ण इनके होता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसार शिक्षा है। ऑप्शन आपको दिया गया 2 तरफा मार्ग, 1 तरफा मार्ग, 4 तरफा मार्ग या 3 तरफा मार्ग। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा है तो प्रसार शिक्षा क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रसार शिक्षा 2 तरफा मार्ग है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन 2 तरफा मार्ग है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों की अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना है, उन्हें नवीन कार्यों के करने के लिए उत्साहित करना तथा ज्ञानार्जन में सहायता प्रदान करना, जिससे वे स्वयं के ज्ञान एवं निर्णय के अनुसार कार्य कर सके। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2 तरफा मार्ग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर आपको देना है। अभिकथन, अभियान समुदाय को कार्यवाही करने, समस्या का हल करने या तीव्रता से महसूस की जा रही आवश्यकता को संतुष्ट करने की तीव्र शैक्षणिक गतिविधि है। कारण, अभियान समुदाय के भावनात्मक सहभागिता को प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि नई प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण सर्जित है। ऑप्शन में आपको दिया गया ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य है परंतु आर सत्य है, परंतु आर सही उत्तर नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया काम कैसे करे, कैसे सोचे, काम कब करे या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता करता है कि लोगों यानी कि लोग काम कैसे करें। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सभी क्रम क्या होगा, इनके सही क्रम क्या होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन में आपको दिया गया डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, फ्लोर प्लान बनाना या डोरी की लंबाई को नापना। आपको इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम इसकी बात करें तो पहले नंबर पे आएगा हमारा तीसरा, फ्लोर प्लान करना। तो पहले नंबर पे आएगा हमारा तीसरा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में ही यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर तीसरा है वो डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया। तो तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर कट जाते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आएगा कार्य केंद्र को चिन्हित करना, ये हमारा दूसरे नंबर पे यहाँ पर आएगा। फिर आएगा हमारा डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा हमारे डोरी की लंबाई नापना। तो ये हमारा चौथे नंबर पर यहाँ पर आने वाला। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मार्ग का नक्शा आंकने के लिए क्रियाएं, फ्लोर प्लान बनाना, कार्य केंद्र को चिन्हित करना, डोरी से मार्ग को चिन्हित करना और डोरी की लंबाई नापना। तो इसका क्रम भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रम से कौन सी परिस्थितियां आती है, उनका सही क्रम क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया विचारों का विश्लेषण, विचारों का ग्रहण, विचारों का प्राथमिकीकरण। आपको इनका सही क्रम में ये लगाने हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आपको यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा विचारों का विश्लेषण, दूसरा यहाँ पर देगा विचारों का संचयन, तीसरा यहाँ पर देगा विचारों का ग्रहण और चौथा यहाँ पर देगा विचारों का प्राथमिकीकरण। तो इसे आप सही क्रम में यहाँ पर लगाते चलिएगा। अगर हम ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले नंबर पे आएगा हमारा दूसरा, यानी कि विचारों का संचयन करना, ये हमारा आएगा यहाँ पर पहले नंबर पर। तो दूसरा यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है, दो ऑप्शन में दिया गया, तो ये तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही यहाँ पर कट जाते हैं। फिर हमारा आएगा यहाँ पर विचारों का विश्लेषण, यानी कि हमारा पहला आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तो पहला आएगा हमारा दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि यहाँ पर पहला हमारा आएगा दूसरे नंबर का, फिर आएगा हमारा पहले नंबर का, फिर हमारा आएगा यहाँ पर विचारों को प्राथमिकीकरण और फिर अंत में आएगा हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामूहिक सहमति बनाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आती है, जिसमें आपका विचारों का संचयन, विचारों का विश्लेषण, विचारों का प्राथमिकीकरण और अंत में यहाँ पर विचारों का ग्रहण। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, शिक्षण तब प्रभावशाली होता है जब शिक्षक ऐसी विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी को उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कारण, शिक्षण के सरलीकरण के लिए एक ही समय पर दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन में आपको दिया गया दोनों ए एवं आर सही है। ए सही है परंतु आर आंशिक रूप से सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी आप लगाते हुए चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यानी कि दोनों ही ए एवं आर यहाँ पर सही होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। ऑप्शन में आपको दिया है साक्षात्कार, समाज नीति, निष्पादन परीक्षण या कार्य साधक दक्षता परीक्षण। यूजीसी नेट एग्जाम 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने कार्य साधक दक्षता परीक्षण, यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ पर देखते चलेंगे हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अति क्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है। ऑप्शन में आपको दे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिस्ट्रक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपको इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशील होना, अति क्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता है।
तो कैसे बच्चों में दिखाई देता है ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अटेंशन डिस्ट्रक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ध्यान केंद्रित करने में कमी होना, विचलनशीलता होना, अति क्रियाशील होना आदि निम्न व्याधि से ग्रस्त बच्चों में दिखाई देता, इनके अटेंशन डिस्ट्रक्शन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं जल्द बहुमत, जल्द अंगीकारक, पिछड़ा हुआ या नव प्रवर्तक। और ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में पूछा गया है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना है कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। हम बस चाहते हैं कि हमारी क्लासेस से और भी बच्चों को ज़्यादातर पहुँचे, ताकि हम और भी यहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें आपके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बेहतरीन कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहे। तो हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने तो आप टॉपिक लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।